हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड राउंड ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग इस क्लास में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी, बिहार एसएससी और जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं, कहां से लिया गया है, इसमें कौन से शब्द कब जोड़े गए हैं, ठीक है ना। इन सबों के बारे में जो है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल्स भी बोला जाता है। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल्स भी बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में कहीं कहीं प्रस्तावना न लिख के प्रीएम्बल्स लिखा रहेगा या प्रीएम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा रहेगा। इसका भी मतलब प्रस्तावना ही होता है। प्रस्तावना का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना का एक और नाम है, उसका नाम क्या है? उद्देशिका। तो कभी कभी आपको एग्जाम में क्या होगा कि प्रस्तावना न लिख के उद्देशिका दिया रहेगा या आपको प्रीएम्बल्स दिया रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अब ये देखते हैं कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। तो कहा जाता है संविधान के परिचय अथवा भूमिका को प्रस्तावना कहते हैं। देखिए, किसी भी देश का जो प्रस्तावना होता है वह उस देश के संविधान का परिचय या भूमिका होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी देश के संविधान के अंदर जो वर्णित चीजें होती हैं उसका एक मोटा मोटी समरी या सारांश देखने को प्रस्तावना के अंदर मिलता है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का सारांश या सार भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्रस्तावना किसे कहते हैं? तो संविधान के परिचय अथवा भूमिका को संविधान का प्रस्तावना कहते हैं। और प्रस्तावना के अंतर्गत जो है संविधान के सारांश देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको संविधान का सार वगैरह भी कहते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तावना को जो है अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सर्वप्रथम प्रस्तावना किस देश के संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अमेरिकी संविधान। तो सर्वप्रथम प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। आइए कुछ और पॉइंट देख लें। कह रहा है कि अमेरिकी संविधान जो है विश्व की प्रथम लिखित संविधान मानी जाती है। तो यह भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका का है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश से लिया गया है? तो वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना पर जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रस्तावना के भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रस्तावना का जो भाषा का असर देखने को मिलता है। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में, हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान पर किस देश के संविधान के प्रस्तावना का प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई संविधान का। तो अभी तक जो हम लोग क्लास लिए हैं, इस क्लास में क्या क्या पढ़े हैं? तो सर्वप्रथम प्रस्तावना किस देश के संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। विश्व की प्रथम लिखित संविधान किस देश की मानी जाती है? तो अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस देश के भाषा का असर देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रस्तावना का। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें देखते हैं।
अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए एवं संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगला पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए भी गए थे और उन्हीं के द्वारा जो है संविधान सभा में पेश भी किए गए थे। वो कब किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 को उनके द्वारा कहाँ पेश किया गया था? संविधान सभा में। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए एवं संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसीलिए इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देशिका भी है। तो उद्देशिका क्यों है? क्योंकि यह प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया भी गया था और उन्हीं के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। इसीलिए इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो देखिए यहां से भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है क्वेश्चंस के रूप में बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा पेश की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई। कहां पेश की गई? तो संविधान सभा में पेश की गई। कब पेश की गई? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई। ठीक है। उसके बाद यहां यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जो है इसमें जोड़े गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना।
ठीक है, एग्जाम में आपको ये कंटिन्यू के रूप में भी पूछ देता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए हैं। आइए कुछ और पॉइंट्स को इसमें देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के अगर आप प्रस्तावना को देखें तो ऐसे आपको प्रस्तावना पता होनी चाहिए। इसका प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है ना, सबों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास ये जगाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसी प्रस्तावना को अगर आप पढ़ लेते हैं, याद करते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो सकते हैं। तो हम इस क्लास में प्रस्तावना को लिख नहीं रहे हैं, लेकिन इस प्रस्तावना के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पॉइंट्स, उस वर्ड्स को जो है हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना के मुख्य तत्व। प्रस्तावना के मुख्य तत्व मतलब ये जो प्रियम्बल्स हैं, इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, प्रस्तावना के मुख्य तत्व। तो प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, आइए इसको देख लेते हैं। पहला है संविधान का स्रोत। पहला है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत, पहला है संविधान का स्रोत। तो देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो संविधान का स्रोत है वो भारत की जनता है। कौन है? भारत की जनता। तो प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं वो पहला है संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता। दूसरे इसके जो मुख्य तत्व हैं, दूसरे जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, मेन तत्व है, वो है संविधान का स्वरूप। क्या है? संविधान का स्वरूप। संविधान का स्वरूप। तो देखिए, संविधान का जो स्वरूप है, संविधान का कैसा इसमें वर्णन किया गया है, तो ये है संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, हम बार बार बोले हैं कि संविधान का जो प्रस्तावना होता है वो लगभग संविधान का क्या है, एक तरह से सारांश होता है। तो संविधान का स्वरूप का वर्णन कैसा किया गया है प्रस्तावना में? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसके क्या है? संविधान का स्वरूप है। अब तीसरा है, आइए देख ले, संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य, यह तीसरा मुख्य तत्व है जो प्रस्तावना में वर्णित है। संविधान का उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य में क्या है भाई? न्याय देना। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय देना। कैसा न्याय भाई? न्याय कैसा? सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ठीक है, वो न्याय देना। उसके बाद स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कैसा भाई? अभिव्यक्ति का, विचार का, बोलने का, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता, उपासना का, विश्वास का, धर्म का, इस सब का क्या देना? स्वतंत्रता देना। ये संविधान का उद्देश्य है। उसके बाद क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बराबरी का अधिकार, ये हमारे प्रस्तावना में देखने को मिलता है, ठीक है। तो व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है। व्यक्ति की गरिमा लिख लीजिए। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो देखिए, प्रस्तावना के मुख्य तत्व हैं। प्रस्तावना हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, लेकिन प्रस्तावना में क्या क्या मेन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, इसके जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन है? संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत क्या है? तो यहाँ की जनता, कहने का मतलब भारत की जनता, चूंकि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो संविधान का स्रोत क्या हो जाएगा? भारत की जनता। दूसरा इसका मुख्य तत्व है संविधान का स्वरूप, मतलब भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रनात्मक गणराज्य, ये हमारा संविधान का स्वरूप है, जिसका चर्चा हमारे प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तीसरा इसका मुख्य तत्व है संविधान का उद्देश्य। तीसरा मुख्य तत्व क्या है? संविधान का उद्देश्य। तो संविधान का क्या उद्देश्य है भाई? न्याय देना। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता। तो देखिए, स्वतंत्रता का मतलब हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ये इसका उद्देश्य है संविधान का। तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब बराबरी का अधिकार। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा हो, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये सब हमारे संविधान का उद्देश्य है। ये हमारे प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्व हैं, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट्स को इसमें देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं, जिसको हम लोग इस क्लास में देखेंगे भी, ठीक है। आइए इसके कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। भारतीय संविधान किसको समर्पित है? तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। इसके आइए कुछ और पॉइंट्स को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके क्या मतलब से, इसको हम लोग इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। भारतीय प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको हम लोग बारी बारी से इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, हम लोग इस क्लास में इसको देख रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत
भारत दैट इज माय कंट्री इंडिया। कहता है भारत अपने आंतरिक मामला हो, भारत अपना आंतरिक मामला हो या वैदेशिक मामले में, भारत जो है, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक मामला हो या विदेशिक मामला हो, वैदेशिक मामला हो, इसमें यह स्वतंत्र है, किसी का दबाव जो है नहीं लेगा। ठीक है, किसी का दबाव नहीं लेगा। तो यही है कि भारत अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव के वो स्वतंत्र रूप से क्या हो सकता है, अपना डिसीजन लेगा। भारत हमारा जो है कैसा देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका मतलब हो गया कि भारत जो है अपने आंतरिक या वैदेशिक मामलों में, भारत अपने आंतरिक या विदेशी मामलों में वो बिना किसी दबाव के वो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए इसके देख लेते हैं। अब इसके जो आंतरिक मामले क्या हो सकते हैं, बाह्य मामले क्या हो सकते हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें दो पॉइंट है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में क्या हो गया, आंतरिक मामला, आंतरिक मामला, आंतरिक मामला हो गया। दूसरा इसका हो जाएगा कौन, बाह्य मामला, बाह्य मामला। ठीक है ना। अब आंतरिक मामला में आपका, आंतरिक मामला में आपका क्या हो सकता है भाई, आंतरिक मामला में आपका हो सकता है राजनैतिक मामला हो सकता है, राजनैतिक हो सकता है, राजनैतिक हो सकता है। आंतरिक मामला में क्या क्या हो सकता है, राजनैतिक हो सकता है। दूसरा आपका आर्थिक हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा आपका सामाजिक हो सकता है, तीसरा आपका क्या हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में क्या है कि आपके आंतरिक मामले हैं, इसमें आपको राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है या धार्मिक हो सकता है। तो यह आपके इंटरनल मामले हैं। ठीक है। वही बाह्य मामले में क्या हो सकते हैं, बाह्य मामले में क्या हो सकते हैं, वैदेशिक मामले। बाह्य मामले में क्या हो सकते हैं, वैदेशिक मामले। ठीक है ना। इस वैदेशिक मामले में क्या क्या आ सकते हैं भाई, इसमें मित्र है, मित्र है, और क्या हो सकता है, शत्रु है, और क्या हो सकता है, संधि है। ये सब आपके क्या हो गए, एक्सटर्नल ये अफेयर्स हो गए। तो ये इंटरनल जो हो गए आपके, राजनीतिक हो गए, आर्थिक हो गए, सामाजिक हो गए, धार्मिक हो गए। उसी तरह से बाह्य जो हो गए एक्सटर्नल आपके, वैदेशिक हो गए। वैदेशिक में क्या हो सकता है, मित्र हो सकता है, शत्रु हो सकता है, संधि हो सकता है। तो यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया। हमारी प्रस्तावना में जो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द दिए गए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि भारत बिना किसी दबाव के, वो उसका आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, वह स्वतंत्र है उसको डिसीजन लेने में। ठीक है। तो आंतरिक मामले में आपको राजनीतिक आ सकता है, आर्थिक आ सकता है, सामाजिक आ सकता है, धार्मिक आ सकता है। वहीं बाह्य मामले में, वैदेशिक मामले में मित्र आ सकता है, शत्रु है, संधि है। ठीक है। आइए इसके कुछ और शब्दों को देखते हैं जो भारतीय प्रस्तावना में बताए गए हैं, दिए गए हैं। तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि भारतीय संविधान किसको समर्पित है, तो भारतीय संविधान भारत की जनता को समर्पित है। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि भारत स्वतंत्र है अपने डिसीजन को लेने के लिए, चाहे उसका इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ठीक है। आइए इस प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द का जिक्र किया गया है, समाजवादी शब्द बताए गए हैं। ठीक है। समाजवादी को जो है इंग्लिश में सोशलिस्ट बोलते हैं, समाजवादी को जो है इंग्लिश में सोशियोलिस्ट बोलते हैं, सोशलिस्ट। आइए देखते हैं कि समाजवादी किसको कहते हैं। तो ये जो भारतीय जो संविधान का, भारतीय जो संविधान है, भारतीय समाजवाद, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के नजदीक है भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के नजदीक है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक जो समाजवाद है, यह जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यह जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा से संबंधित है। यह जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, और इसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। किसमें? समाजवादी में। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, आइए देख लें। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित का मतलब होता है मिला जुला। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला जुला। तो इसमें क्या होता है? सरकारी प्लस निजी दोनों होता है। इसमें क्या होता है? सरकारी प्लस निजी दोनों का मिला जुला रूप होता है। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी दोनों का सहयोग हो, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या देखने वाली बात है? तो समाजवादी को इंग्लिश में सोशलिस्ट बोलते हैं, और कहता है भारतीय समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद के नजदीक है। और ये कहता है ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे भी गए एग्जाम में। और इसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। कहाँ? लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सरकारी प्लस निजी, मतलब ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी दोनों का सहयोग हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है ना? कहता है इस समाजवादी रिक्वायरमेंट को, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए पहले क्या था? ये योजना आयोग था, जिसको अब नीति आयोग बना दिया गया है। वो यही काम करते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पहले योजना आयोग था, अब कौन आयोग बना हुआ है भाई? पहले था योजना आयोग, जिसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है भाई? नीति आयोग। तो ये नीति जो आयोग होते हैं, यह पहले जो योजना आयोग था अब नीति आयोग है, यह लोकतांत्रिक समाजवाद का जो आवश्यकता है, उद्देश्य है, उसको पूरा करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द वर्णित है। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, इसमें बहुत सारे शब्दों की चर्चा की गई है, बहुत सारे शब्दों के बारे में बताए गए हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी तरह का अगर आप एग्जाम देते हो, उसमें ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में सेकुलर बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में सेकुलर कहते हैं। पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकुलर कहते हैं। ठीक है ना? आप लोग सुनते भी होगा, जब ये संसद जो चलता है तो संसद में जो बहस होते हैं तो उसमें सुनते बहुत सेकुलर वर्ड सुनते ही होगा। ठीक है ना?
तो पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकुलर कहते हैं। तो कहता है पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि वैसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो, वैसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म न हो, वैसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा राज्य जो सभी धर्मों को समान मानता हो, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना करता हो, वैसे राज्य को हम लोग पंथ निरपेक्ष या सेकुलर कंट्री कहते हैं, सेकुलर स्टेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये जो सेकुलर जो वर्ड है, ये जो पंथ जो निरपेक्ष है, हमारे प्रस्तावना में नहीं था। शुरू में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शुरुआत में नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, शुरुआत में जो प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए थे, तैयार किए गए थे, जिसे संविधान सभा में पेश किया गया था, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। यह कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया है। कहाँ? प्रस्तावना में। आपको हमने शुरुआत में भी बताया है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अधिनियम द्वारा। वो कौन कौन थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडतावर्त है, जिसमें से हमारा ये पंथ निरपेक्ष है। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि पंथ निरपेक्ष का मतलब बताइए। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि वैसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो, या इसी को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा राज्य जो सभी धर्मों को समान मानता हो, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता हो। ठीक है, आइए कुछ और शब्द को देखते हैं। अगला है लोकतंत्रनात्मक। ये सब शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनते भी है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक। अगला जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कहते हैं। डेमोक्रेटिक। लोकतंत्रात्मक को इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है कि शासन की जो कुंजी होती है, शासन का जो चाबी होता है, वह किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में होता है। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया? शासन संचालन की जो शक्ति होती है, शासन संचालन की शक्ति किसके हाथ में होती है भाई? शक्ति जनता के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? जनता। शासन संचालन की शक्ति जनता के हाथ में होती है, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि शासन जो प्रणाली होती है, शासन जो चलता है, उसका पावर जो होता है जनता के हाथ में होता है। इसमें पब्लिक क्या करता है भाई? अपने द्वारा कैंडिडेट को चुनता है। ठीक है, अब ये जो लोकतंत्रात्मक जो होता है, ये जो डेमोक्रेसी होता है, यह जो लोकतंत्र होता है वो 2 तरह का होता है भाई। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरे को बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यह जो लोकतंत्र होता है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरे को बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब यह क्वेश्चन होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? आइए बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है
प्रत्यक्ष से नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। तो इसमें जो 3-4 चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जनता जो है ना अपने शासक को चुनता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, डायरेक्ट जनता जो है अपने शासक को चुनता है। जैसे इसमें पहला है परिप्रेक्ष्य, जिसको इंग्लिश में रेफरेंडम बोलते हैं। परिप्रेक्ष्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेफरेंडम, रेफरेंडम बोलते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें है पहल, दूसरा है पहल, जिसको इंग्लिश में इनिशिएटिव बोलते हैं, इनिशिएटिव बोलते हैं। दूसरा है पहल, जिसको इंग्लिश में इनिशिएटिव बोलते हैं। तीसरा होता है प्रत्यावर्तन, तीसरा होता है प्रत्यावर्तन, या इसी को बोलते हैं प्रत्याशी को वापस बुलाना, प्रत्याशी को वापस बुलाना, वापस बुलाना। अब ये प्रत्याशी को वापस क्या बुलाना होता है, ये देख लें बारी बारी से। तो हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में शासन की जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होता है भाई, जनता के हाथ में होता है। और यह लोकतंत्र कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। जनता प्रत्याशी को वापस बुलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल। देखिए साउथ में इस पर एक मूवी भी बना हुआ है, राइट टू रिकॉल। अब ये राइट टू रिकॉल क्या होता है पता है, राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि अगर किसी क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि चुनता है, किसी एमपी एमएलए को चुनता है, और वह एमपी एमएलए के कामों से खुश नहीं होता है, तो उस क्षेत्र की जनता चाहे तो राइट टू रिकॉल कर सकता है। कहने का मतलब है उस क्षेत्र की जनता चाहे तो फिर से चुनाव करा सकता है और अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है। अभी भारतीय संविधान में क्या है कि हम लोग जब भी कोई एमपी एमएलए चुन के आते हैं तो 5 साल तक शासन करते हैं, भले ही उनका काम अच्छा हो या ना हो, पब्लिक को 5 साल उनको झेलना पड़ता है, रखना पड़ता है। लेकिन राइट टू रिकॉल की फैसिलिटी क्या है कि अगर राइट टू रिकॉल अगर यहाँ पे लग जाए तो कोई भी एमपी एमएलए के अगर वर्क से वहां की जनता खुश नहीं है तो वो राइट टू रिकॉल कर सकता है। इसमें क्या होगा कि फिर से चुनाव होगा और उस जो मंत्री जो काम नहीं कर रहे हैं, जो एमपी विधायक काम नहीं कर रहे हैं, उनको चेंज किया जा सकता है वोट देकर फिर से। ठीक है, ये राइट टू रिकॉल है। ये तीसरा है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। चौथा इसमें जो पॉइंट आता है, चौथा जो इसमें पॉइंट आता है वह होता है जनमत संग्रह। वह क्या होता है, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, जिसको इंग्लिश में, जनमत संग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, प्लेबिसाइट। ये जनमत संग्रह होता है। इसके द्वारा भी हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता क्या करती है, अपने शासक को चुनती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, वैसा लोकतंत्र जिसमें डायरेक्ट जनता अपने शासक को चुनती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो फैसिलिटी है ये आपको स्विट्जरलैंड इस समय चलता है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड देश है भाई, वहां पे कैसा शासन व्यवस्था चलता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन कौन से सुविधाएं दी जाती हैं, परिप्रेक्ष्य है जिसको इंग्लिश में रेफरेंडम बोलते हैं, पहल है जिसको इंग्लिश में इनिशिएटिव बोलते हैं, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना जिसको इंग्लिश में राइट टू रिकॉल कहते हैं, या जनमत संग्रह है। इन सबों के द्वारा हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या करते हैं, अपने शासक को चुनते हैं। अब आइए देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या क्या होते हैं। तो आइए देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो क्लास है एक तरह से देखिए मोटा मोटी तौर से आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए हो रहे हैं,
ताकि दोनों का एक साथ प्रिपरेशन हो सके। ऐसे फोकस मेनली हमें ऑब्जेक्टिव पे ही करना है, क्योंकि पहले पीटी निकालनी है, लेकिन जो है साथ में इसको हमें क्या करना है, मेंस के लिए भी देखते चलना है। अब भाई देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखिए, हम लोग पहले पढ़ लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वह क्या करते हैं, शासन की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो परोक्ष रूप से इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यह भी दो तरह का होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। यह जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है संसदीय, एक क्या होता है, संसदीय होता है। दूसरा क्या कह सकते हैं भाई, दूसरा होता है राष्ट्रपति के अधीन। राष्ट्रपति के अधीन। राष्ट्रपति के अधीन। अब है जो है भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है वह प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन और पॉइंट बनते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में क्या है, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें जो है संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बहुत हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक जो शब्द है उसका इस्तेमाल क्या है, बहुत हुआ भाई। ठीक है। 25 नवंबर 1949 को, 25 नवंबर 1949 को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने समापन भाषण में कहे थे क्या कहे थे भाई, क्या कहे थे, राजनीतिक लोकतंत्र के मूल में
राजनीतिक लोकतंत्र के मूल में सामाजिक लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जब डॉक्टर अंबेडकर अपना समापन भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था, क्या कहा था? राजनीतिक लोकतंत्र के मूल में, राजनीतिक लोकतंत्र के जड़ में सामाजिक लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। और यह पॉइंट जो है, यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ और चीजों को देखें। इसमें हम लोग जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पढ़ रहे हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है, इसमें जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जो इसमें शासन किए जाते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं, एक जो होता है संसदीय होता है, दूसरा होता है राष्ट्रपति के अधीन होता है। अगला जो इसमें शब्द है, आइए उसको देख लें। अगला जो शब्द है वो है आपका गणराज्य। अगला जो प्रस्तावना में जो शब्द यूज हुए हैं वह कौन सा वर्ड है भाई? अगला जो शब्द है जो प्रस्तावना में यूज हुए हैं वह है गणराज्य। गणराज्य को अंग्रेजी में रिपब्लिक बोलते हैं। गणराज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? रिपब्लिक बोलते हैं। अब ये गणराज्य क्या होता है, ये रिपब्लिक क्या होता है? गणराज्य में क्या होता है? गणराज्य में क्या होता है कि जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा परोक्ष रूप से जो है शासन व्यवस्था किया जाता है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति हो गए, वो क्या होते हैं? जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने गए लोग नहीं होते हैं। ठीक है ना, वो परोक्ष रूप से जो है हमारे देश पे शासन व्यवस्था करते, शासन चलाते हैं। तो यह गणराज्य के अधीन होता है। कहता है गणराज्य में राज्य का प्रमुख जो होता है, राज्य का जो प्रमुख होते हैं, गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट है, परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। लोगों द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गए, ठीक है ना, जैसे कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए। और गणराज्य में क्या होता है कि गणराज्य में क्या होता है? राजनीतिक संप्रभुता जो है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय कहाँ होता है भाई? राज्य के बजाय जनता में होता है। किस में होता है? जनता में होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता किस में होता है? राज्य में होता है? नहीं, राज्य में ना होकर वहां के जनता में होता है। ध्यान में रखिएगा। अगला जो शब्द है वो है न्याय, जस्टिस। अगला जो शब्द जो प्रस्तावना में वर्णित हुए हैं न्याय है, जिसको इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जस्टिस कहते हैं। अब ये जस्टिस क्या होता है ये देख लें। तो जस्टिस का मतलब ये होता है, देखिए हमारे संविधान में हो या प्रस्तावना में हो, जस्टिस का मतलब है कि हमें जो है ना हमें क्या है?
सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, या राजनीतिक हो। क्या देना है भाई? न्याय देना है। किसको देना है? यहाँ की जनता को। तो न्याय में क्या है? हमें सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, क्या देना है भाई? न्याय देना है। क्या? किसको? यहाँ के जनता को। और यह जो न्याय में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो विचार है, यह रूसी क्रांति से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूसी क्रांति से। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से लिया गया भाई? रूसी क्रांति। यह कब हुआ था? 1917 में। हमारे प्रस्तावना में जो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो वर्ड मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, यह कहां से लिया गया है? रूसी क्रांति से, रूस के क्रांति से। यह रूस का क्रांति कब हुआ था भाई? 1917 में। ठीक है। तो न्याय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं। और जस्टिस कैसा देना है? न्याय कैसा देना है? सामाजिक देना है, आर्थिक देना है, राजनीतिक देना है। किसको? यहाँ की जनता को। और ये जो शब्द है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कहां से लिए गए हैं? रूसी क्रांति से। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है वो कहां की क्रांति से ली गई है? तो रूसी क्रांति से। ठीक है। आइए कुछ और इसके पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में वर्णित हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे कंपटीशन में बनते हैं। ठीक है। अगला जो इसमें शब्द जो वर्णित है वो है स्वतंत्रता। कौन सा है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लिबर्टी। स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी बोलते हैं। तो देखिए, ये जो स्वतंत्रता होता है ना, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हमारे किसी भी एक्टिविटी पे कोई पाबंदी नहीं होना। एक्टिविटी ऐसा नहीं कि जो मतलब क्राइम के एरिया में आए। कहने का मतलब है स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना। स्वतंत्रता का क्या मतलब है भाई? व्यक्ति की गतिविधि पर, व्यक्ति की गतिविधि पर किसी प्रकार का, किसी प्रकार का प्रतिबंध ना होना। ठीक है ना? प्रतिबंध ना होना। यही कारण है कि हमें जो है मूल अधिकार में जो है अधिकार भी दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम लोग जब हम लोग अधिकार पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में तो उसमें चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। और स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति को जो है ना उसके गतिविधि पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाना ही इसका मतलब होता है। अगला है समता। अगला जो शब्द वर्णित है प्रस्तावना में वो है समता। देखिए, समता का इंग्लिश में क्या होता है भाई? इक्वलिटी। समता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वलिटी। नाम से ही पता चल रहा है इक्वलिटी का मतलब बराबरी होता है। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? बराबरी। तो संविधान जो है ना, भारत की जो संविधान है, इसमें समानता के बारे में चर्चा किया गया है कि सबको जो है ना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया जाए। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। कहां पे भाई? भारत के संविधान में। ठीक है। अगला जो शब्द है, और यह कहां से कहां वर्णित है मूल अधिकार में, इसके बारे में हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। अगला जो शब्द है वो है बंधुत्व। अगला जो शब्द है वो है बंधुत्व। देखिए, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। बंधुत्व को इंग्लिश में फ्रेटर्निटी बोलते हैं। बंधुत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? फ्रेटर्निटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना भाई। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, मतलब हर जगह
अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, सबको आपस में मिलाना जुलाना ही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अगला इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जानना जरूरी है, ये देख लें। कह रहा है भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता, भारतीय संविधान एकल नागरिकता, भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य द्वारा यह बंधुत्व को बढ़ावा देता है। तो देखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि भारतीय संविधान किस तरह की नागरिकता देता है, तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता देता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी गए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं इस भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो वर्णित है। ठीक है, तो ये जो शब्द जो वर्णित है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है व्यक्ति की गरिमा। अगला जो पॉइंट है वो क्या है भाई? व्यक्ति की गरिमा। अगला जो पॉइंट है वो है व्यक्ति की गरिमा, जिसको इंग्लिश में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कहते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कहते हैं, इंडिविजुअल। तो व्यक्ति की गरिमा क्या है, ये सब शब्द जो है आपको प्रस्तावना में वर्णित है। के एम मुंशी जो है, के एम मुंशी जो है कहते हैं, के एम मुंशी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है, पवित्र है। के एम मुंशी ये बताए हैं। ठीक है ना, इसमें जो है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में बताया गया है। इसमें जो शब्द अगला वर्णित है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये भी शब्द जो है वर्णित है। कहां पे भाई? प्रस्तावना के अंतर्गत जो है। ठीक है, और ये राष्ट्र की जो एकता एवं अखंडता जो शब्द है, यह 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। 1976 द्वारा क्या किए गए हैं? जोड़े गए, ध्यान में रखिएगा, जोड़े गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। प्रस्तावना के आइए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। प्रस्तावना की उपयोगिता, प्रस्तावना की उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है भाई? तो कहता है यह जो है संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। दूसरा कहता है कि जब अनुच्छेद अस्पष्ट होते हैं, जब अनुच्छेद अस्पष्ट होते हैं, जब अनुच्छेद अस्पष्ट होते हैं तब प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब अनुच्छेद अस्पष्ट होते हैं तब प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है भाई। लिया जाता है। अगला इसका जो पॉइंट है, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा है, क्या कहे भाई? अय्यर ने कहा है, क्या कहा है भाई? आइए देख ले। यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सपनों का विचार है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। के मुंशी ने क्या कहा है भाई? के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा है। संविधान का जन्म कुंडली कहा है भाई। तो ये कथन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जन्म कुंडली कहाँ है। तो ये कथन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ इसके वाद विवाद को देख लें। कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, इससे संबंधित कुछ वाद विवाद भी हैं जिसको जानना जरूरी है, और उसके बाद कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे कि किसने क्या कहा है, ठीक है। आइए कुछ इसके वाद विवाद को देख लें। तो पहला जो वाद विवाद है, आइए उसको देख लें। तो एक है आपका बेरुबारी यूनियन संघ 1960। बेरुबारी यूनियन संघ 1960। इसमें क्या क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का, बेरुबारी यूनियन संघ 1960 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग
नहीं है। किसमें कहा है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबारी यूनियन संघ 1960 के केस में कहा है। इसे 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 न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसके कुछ और केस आइए वहां देख लें। अगला है सज्जन सिंह बनाम सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। यह जो है 1964 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 का ये मामला है, जिसमें मधोलकर एक जज हुए। देखिए, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 केस में मधोलकर एक जज थे जिन्होंने कहा कि एक बार फिर से जो है इस निर्णय पर विचार करने की उच्चतम न्यायालय को जरूरत है। किस विचार पर? बेरोबारी यूनियन संघ का जो मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस जजमेंट पर जो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 के केस में मधोलकर एक जज थे, उन्होंने ये डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जो है इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है, इस निर्णय पर जो है। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह मामला 1967 का है भाई, 1967 का है। इसमें क्या भाई जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? आइए उसको देख लें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में ये कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, यह अपरिवर्तनीय है। क्या भाई? मूल आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। यह क्या है? अपरिवर्तनीय, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता है। वहीं अगला जो डिस्कशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बेरोबारी यूनियन संघ 1960 में क्या जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, फिर गोलकनाथ बनाम राज्य में क्या जजमेंट दिया गया था। अगला जो जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो जजमेंट है वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जो आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में यह डिसीजन आया था, जजमेंट आया था, जिसमें अधिकांश जजों ने जो है यह माना या स्वीकार किया कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 का जजमेंट है, इसमें बहुत सारे जजों ने, अधिकांश जजों ने यह माना कि प्रस्तावना क्या है भाई, प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के जजमेंट में क्या हुआ था, क्या हुआ था भाई, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वह किसमें दिया गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। और इसी में अधिकांश जजों ने जो है यह माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह संशोधन वहां नहीं होगा जो हमारे संविधान के मूल भावना को आहत करता हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और इसी जजमेंट में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है, लेकिन संशोधन वहां नहीं होगा जो हमारे बेसिक ढांचे को प्रभावित करता हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए इसमें 2-3 और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। इसको देख लेते आइए। कह रहा है कि स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, समता